जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पुलिस मैनुअल, पुलिस हस्तक नियम एवं पुलिस मैनुअल या पुलिस ऑर्डर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और याद रखिएगा आप लोग कि पुलिस मैनुअल और थाना सरिस्ता ये दोनों मिक्स करके प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो कुछ प्रश्न थाना सरिस्ता के भी रहते हैं, कुछ प्रश्न पुलिस मैनुअल के भी रहते हैं, जिनके आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। और यह वीडियो नंबर पहला होगा पुलिस मैनुअल का। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। मैं धीरे धीरे और आराम से समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। तो अगर आप इस लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें चैनल को। तो पुलिस मैनुअल के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विभागीय दंड की, जिसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा जो विभागीय दंड का, तो मैं काफ़ी विस्तृत रूप से बनाऊँगा, जिसके अंतर्गत आप लोग जब ट्रेनिंग से बाहर में निकल जाइएगा तो आपके विभाग में किस प्रकार के दंड होते हैं, कौन कौन से दंड होते हैं, बहुत सारे दंड होते हैं, तो मैं उसके विषय में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा पीएम रूल 824 में विभागीय दंड का वर्णन है। अगर आपसे पूछे कि विभागीय दंड का वर्णन कितना है तो आप लोग कहिएगा 824 में। याद रखें निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर एवं उससे निम्न पंक्ति के जो भी पुलिस कर्मी हैं या आरक्षी कर्मी हैं के विभागीय रूप में निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं, जो अधिनियम 1861 की अधिनियम 5 की धारा 7 के अधीन स्वीकृत है। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि दंड दो प्रकार के होते हैं। दंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका दीर्घ दंड और एक आपका होता है लघु दंड। तो विभागीय दंड की चर्चा कितने में की गई है? तो 824 में। अगर हम लोग दीर्घ दंड की बात करें तो दीर्घ दंड की जो चर्चा की गई है वो की गई है 828 का क में, और लघु दंड की चर्चा की गई है 800, आप लोग देखिएगा 838 में लघु दंड की चर्चा की गई है। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा तो सबसे पहले यही लिखिएगा कि पुलिस हस्तक नियम 824 में विभागीय दंड का वर्णन है। तो इंस्पेक्टर और उससे नीचे के कर्मियों को निम्नलिखित विभागीय दंड दिए जा सकते हैं। तो लिखिएगा। फिर उसके बाद विभागीय दंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीर्घ दंड, एक होते हैं लघु दंड। दीर्घ दंड का वर्णन पीएम रूल 828 के क में है एवं लघु दंड का वर्णन 838 में है। उसके बाद लिखिएगा दीर्घ दंड में कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ दंड में आपका होता है बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति, पिछली वेतन वृद्धि, अगली वेतन वृद्धि का समापहरण। उसके बाद होता है कलांग, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक मार्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक मार्क। ये भी काफ़ी खतरनाक पनिशमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो दीर्घ दंड होते हैं ये एसपी रैंक से नीचे के पदाधिकारी यह दंड नहीं दे सकते हैं। तो एसपी रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं उससे नीचे के कोई भी अगर पदाधिकारी ये दंड नहीं, दीर्घ दंड नहीं दे सकते हैं। तो दीर्घ दंड में कौन कौन से दंड दे सकते हैं? बर्खास्तगी। बर्खास्तगी कहने का मतलब होता है एक बार अगर आपको विभाग से बर्खास्त कर दिया जाता है तो फिर आप दोबारा किसी भी विभाग में या कोई भी सरकारी नौकरी आप नहीं ले सकते हैं। अगला होता है सेवा से हटाया जाना। एक बार आपको अगर सेवा से हटा दिया जाता है तो सेवा से हटाने के बहुत सारे प्रावधान होते हैं। मैं कह रहा हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊँगा। अगर आप मान लीजिए कि छुट्टी पर गए और वापस दोबारा सेवा पर नहीं आए तो भी आप सेवा से हटाए जा सकते हैं, या आपको विभाग अगर सेवा से हटाता है तो आप इसमें किसी दूसरे सरकारी नौकरी में आप जा सकते हैं। बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाना में यही अंतर है। उसके बाद है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। जब आप सक्षम नहीं है कार्य करने में तो आपको क्या किया जाता है? कंपल्सरी रिटायरमेंट दिलवा दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का दंड है। उसके बाद है पंक्तिच्युति। पंक्तिच्युति का मतलब होता है डिमोशन। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर आप मान लीजिए कि एएसआई से एसआई बने हैं तो आपको, मान लीजिए आप सिपाही से एएसआई बने, एएसआई से मान लीजिए आप सिपाही से आप एएसआई बने, एएसआई के बाद आप एसआई बने, तो क्या हो सकता है पंक्तिच्युति में कि आपको पीछे वाले जहाँ से आप आए थे सिपाही से उस पद पर आपको पंक्तिच्युति कर सकता है, या आपका वेतन जो आप अभी एसआई का मिल रहा है वो आपको सिपाही का
दिया जा सकता है। यही होती है पंक्ति च्युति। अगला है पिछली या वेतन वृद्धि का समापन, मतलब आपका वेतन पर जो भी होने वाली जो वृद्धि होगी उस पर आपको रोक लगा दिया जाएगा, मतलब टर्मिनेशन ऑफ सैलरी। मतलब जो आपका प्रत्येक साल में जो 2 बार जो इंक्रीमेंट लगता है वो रुक जाएगा। तो वेतन पर जो भी वृद्धि होगी, जो भी चीज़ बढ़ेगी वेतन में, वो रोक दिया जाएगा। अगला है आपको ब्लैक मार्क। तो ब्लैक मार्क अगर आपको मिल जाता है तो आपका जो प्रमोशन की जो पदावधि होती है वो 3 साल तक रुक जाती है। तो यही सब है विभागीय दंड के अंतर्गत। तो आप लोग अगर इसे लिखिएगा तो इस प्रकार से लिखिएगा कि पीएम रूल 824 में विभागीय दंड की चर्चा की गई। विभागीय दंड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले 824 में विभागीय दंड की चर्चा की गई है, जो निरीक्षक एवं उससे नीचे के पंक्ति के पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। विभागीय दंड 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ दंड, लघु दंड। दीर्घ दंड की चर्चा 828 क में की गई है, लघु दंड की चर्चा 838 में की गई है। दीर्घ दंड में आपके आते हैं बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्ति च्युति, पिछली वेतन वृद्धि या अगली वेतन वृद्धि के समापन और कलांक। समझ में आ रहा होगा आप लोग। उसके बाद आता है आपका लघु दंड। तो लघु दंड जो आपका 6 से लेकर ज तक है, ये लघु दंड और पीएम रूल 838 में है। तो याद रखिएगा निंदन। निंदन का मतलब होता है, याद रखिएगा, चेतावनी। चेतावनी इसका मतलब ये होता है कि आपको डांट फटकार कर छोड़ दिया जाएगा कि अगले बार अगर इस तरह से कोई गलती करोगे तो सस्पेंड कर देंगे। इसी को कहते हैं निंदन। अगला होता है 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध। इसका मैं मतलब समझा देना चाहता हूँ। इसके अंतर्गत 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध का मतलब आपको होता है कि आपको एक क्वार्टर में परिरोध कर दिया जाएगा 15 दिन की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत आपको दंड, ड्रिल या अतिरिक्त गार्ड ड्यूटी आपसे करवाई जाएगी या अन्य ड्यूटी भी आपसे करवाई जा सकती है। तो यही होता है 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध। उसके बाद है दलील। तो एक बात याद रखिए, दलील केवल सिपाही को मिलता है। दलील किसको मिलता है? सिर्फ सिपाही को। तो दलील का मतलब क्या होता है कि आपसे मतलब कि ड्यूटी लिया जाएगा। दलील मतलब हो जाता है एक प्रकार का आपको शारीरिक दंड, एक प्रकार का शारीरिक दंड। उसके बाद अतिरिक्त गारद कर्तव्य, जिसको कलांती कर्तव्य या फटिक ड्यूटी बोलते हैं, ये सिपाही और हवलदार दोनों को मिलता है। तो फटिक ड्यूटी के अंतर्गत क्या आता है, आप लोग देखे होंगे फटिक ड्यूटी करते भी होंगे। तो कांस्टेबल को ड्यूटी से दंडित किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको तंबू गाड़ना, नाला खोदना, घास काटना, जंगल की सफाई करना, परेड के मैदान में कंकर पत्थर आदि को हटाना, बैरक आदि की मरम्मत करना, ये सब चीज़ें आपकी फटिक ड्यूटी में आती है। अब आप लोग यहाँ समझिएगा कि जौ से जो यहाँ तक है उल्लेखित दंड सिपाही और हवलदार की पंक्ति के सदस्यों को दिया जाता है, और खंड झ में जो आपका ये दलील है ये केवल सिपाही को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, दलील केवल सिपाही को दिया जाता है, बाकी आपका निंदन हो, चाहे 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध हो, या अतिरिक्त गारद कर्तव्य या कलांती ड्यूटी या फटिक ड्यूटी, ये सभी सिपाही और हवलदार दोनों को दिया जाता है। तो यही इतना ही अगर आप लोग लिख देते हैं कि विभागीय दंड के बारे में तो पर्याप्त है। इतने पर आप लोगों को 5 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार। तो पुरस्कार याद रखिएगा कि पीएम रूल 855 के क में कहा गया है, निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर और उससे नीचे के पंक्ति के अधिकारियों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जा सकते हैं। हमेशा ये सब याद रखिएगा, हमेशा ये इंस्पेक्टर से नीचे के पदाधिकारी को, मतलब सिपाही तक के पदाधिकारी तो को, इंस्पेक्टर से नीचे जो भी होंगे वहाँ तक के अधिकारियों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जा सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है सुसेवांक, नगद पुरस्कार, वस्तु पुरस्कार और प्रशंसा। याद रखिएगा, सुसेवांक, नगद पुरस्कार, वस्तु पुरस्कार और प्रशंसा। सुसेवांक की बात करें तो 856 में है, नगद पुरस्कार 857 है, वस्तु पुरस्कार 859 में है। तो निरीक्षक और उससे नीचे के पंक्तियों को ये सब पुरस्कार दिए जा सकते हैं। 855 के क में कहा गया है, विशेषज्ञों एवं अनुसूचित कर्मियों को उनकी सेवा के नियमों के अनुसार ही सुसेवांक दिया जाएगा। मतलब जो नियम है उसके अंतर्गत ही सुसेवांक दिया जाएगा। प्रशंसा अंकित की जा सकती है, उन्हें मानदेय महानिरीक्षक
की मंजूरी कर सकता है। अगला देखिए, निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर के राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनको पुरस्कार राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही दिया जा सकता है। याद रखिएगा कि इंस्पेक्टर रैंक से अगर ऊपर के कोई अगर राजपत्रित जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं इनको अगर पुरस्कार देना है तो राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही दिया जा सकता है, परंतु हर केस में विभाग द्वारा अनुशंसा महानिरीक्षक आईजी के माध्यम से सरकार को भेजी जाएगी। आईजी अगर विभाग को अनुशंसा करेंगे तभी दे। हर अनुशंसा के साथ सरकार की सुविधा के लिए सारी संबंध कागजात संलग्न करके भेजे जाएंगे। अगला है, पुरस्कार का आदेश संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अस्थायी अभिलेख कैसा रखा जाएगा। सही बात है, मतलब आपको अगर पुरस्कार मिलता है तो आपकी जो सेवा पुस्तिका होती है उसमें अंकित किया जाता है। कभी कभी किसी अधिकारियों की पदोन्नति का प्रश्न विचारने हो तो उसके द्वारा अर्जित सारे पुरस्कार का उचित महत्व दिया जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब आपका प्रमोशन होगा तो उस समय आपका जो अवार्ड जो मिला है आपको उसका विशेष महत्व रहता है। आप इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बस अब यही देखना है कि अधिकारियों को पुरस्कार देने की शक्तियाँ 857 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आरक्षी अधिकारी बल के सदस्यों तथा आम जनता को राज्य का संपादन में सहायता देने तथा अपराधियों का मुकाबला करने में साहस और लोक सेवा भाव प्रदर्शित करने के लिए किसी एक केस में उतने रुपये तक का पुरस्कार स्वीकृत कर सकते हैं जितना हर एक के नाम के सामने लिखा हुआ है। आप हमेशा याद रखिएगा, महानिरीक्षक कितना दे सकते हैं तो 1000 रुपया, परमंडलायुक्त कितना दे सकते हैं तो ये भी 1000 रुपया दे सकते हैं, अपर महानिरीक्षक कितना दे सकते हैं तो 750 रुपया दे सकते हैं, उप महानिरीक्षक कितना दे सकते हैं तो 500 रुपया दे सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट कितना दे सकते हैं तो ये 500 रुपया दे सकते हैं, और अधीक्षक जो एसपी महोदय होते हैं वो कितना दे सकते हैं तो 200 रुपया वो दे सकते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन कितना पुरस्कार नगद पुरस्कार दे सकता है। तो आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो पुरस्कार संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग यही लिखिएगा कि 855 पुलिस हस्तक नियम 855 के क में निरीक्षक उससे नीचे के पंक्तियों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जा सकते हैं। सूचना नगद पुरस्कार, वस्तु पुरस्कार और प्रशंसा 856, 57 और 59 में ये सब पुरस्कार दिए। नगद पुरस्कार की बात की जाएगी तो याद रखिएगा नगद पुरस्कार ये होगा महानिरीक्षक, परमंडलायुक्त, अपर महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट। ये सभी जो सामने यहाँ देखे गए हैं रुपया, इतने रुपये ये लोग दे सकते हैं। एसपी महोदय कितना रुपया दे सकते हैं तो 200 रुपया दे सकते हैं। तो आपके पुरस्कार से बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आज का डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पुलिस हस्तक में कितने प्रकार के विधिक दंड का प्रावधान है। मतलब पुलिस हस्तक में कितने विधिक दंड दिए सकते हैं, विधिक दंड देने के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, और पुलिस हस्तक नियम के पंक्ति के पदाधिकारियों को सेवा मुक्त करने का आदेश कौन दे सकता है। इसमें 3 प्रश्न है तो याद रखिएगा। तो सबसे पूछा गया है कि विधिक दंड का प्रावधान है तो पीएम रूल 828 के क में, पुलिस हस्तक नियम 828 के क के अनुसार पुलिस हस्तक नियम 824 में जो उल्लेखित जो भी दंड है क से लेकर च तक, मैंने अभी पढ़ाया हुआ है कि क से लेकर च तक जो भी दंड है, जैसे बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाया जाना और पंक्तिच्युति और अगली एवं पिछली वेतन वृद्धि समापहरण, और 4 में है आपका कलांक। ये सभी विधिक दंड है। पूछा जाएगा विधिक दंड का वर्णन कितना में है तो 828 के क में है। तो कौन कौन से हैं, बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति, पिछली या अगली वेतन वृद्धि का समापन और कलांक याद रखिएगा। और मैंने ये बताया था कि और यह दंड एसपी रैंक के नीचे के पदाधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, पूछा गया है कि इस पंक्ति के पदाधिकारियों को सेवा मुक्त करने का आदेश को, इसके लिए प्रक्रिया क्या अपनानी चाहिए। याद रखिएगा, विधिक दंड देने के लिए पुलिस हस्तक पर पद संख्या जो होती है 178 के तहत औपचारिक कार्यवाही करनी होगी। पहले कार्यवाही होगी, उसके बाद ही इस प्रकार की दंड दिए जा सकते हैं। तो प्रक्रिया यही है। कितने फॉर्म पर पत्र में तो 178 में। उसके बाद कहा गया है कि जो बर्खास्तगी जो दी जाती है वो कैसे। तो अच्छा एक बात और याद रखिए, कार्रवाई प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले उस पर आरोप लगाया जाएगा कि आपने घूस लिया है या आपने
किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया है तो सबसे पहले विभाग क्या करेगा, आरोप लगाएगा। आरोप लगाने के बाद विभाग साक्ष्य देगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके प्रतिरक्षा अपने रक्षा में साक्ष्य दीजिएगा। फिर उस साक्ष्य पर, ये साक्ष्य और इन प्रतिरक्षा साक्ष्य पर मंतव्य स्थापित किया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा आप दोष मुक्त हैं कि दोषी हैं, तो फिर आपका अंतिम आदेश निकलेगा। तो यही एक प्रक्रिया होती है कि पहले साक्ष्य दीजिए, फिर आप प्रतिरक्षा साक्ष्य दीजिए, फिर मंतव्य स्थापित होगा, फिर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसका एक बार फिर से मतलब कि जो काफ़ी स्पष्ट दिखेगा उनका भी मैं वीडियो पढ़ा दूंगा। अब कहा गया कि 825 पुलिस हस्तक्षेप नियम 825 को सेवा मुक्त का आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक मतलब DIG या उससे ऊपर के अधिकारी ही दे सकते हैं। मतलब सेवा मुक्त का जो आदेश होता है वो कौन दे सकते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक। सेवा मुक्त का आदेश इतना आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन इसको कौन दे सकते हैं, तो DIG या उससे ऊपर के पदाधिकारी ही इसे दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पुलिस हस्तक्षेप नियम में विधेय दंड का प्रावधान कितने में है, तो 828 के क में है। जो 824 में क से लेकर च तक जितने भी शुरुआती जो दंड है वो सब क्या है, दृढ़ दंड है। बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति, पिछली एवं अगली वेतन वृद्धि का समापन, कालांक। और यह SP रैंक से नीचे के पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया जा सकता है। और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो पुलिस हस्तक्षेप प्रपत्र संख्या 178 के तहत पहले औपचारिक कार्रवाई होगी, फिर यह दंड मिलेगी। तो आरोप कैसे होगा, तो पहले आरोप लगाया जाएगा, फिर साक्ष्य देंगे, फिर उसके विरुद्ध में हम लोग प्रतिरक्षा साथ देंगे, फिर उस पर मंतव्य स्थापित होगा, फिर अंतिम आदेश निकलेगा। और सेवा मुक्त करने का आदेश कौन दे सकते हैं, तो DIG महोदय या उससे ऊपर के पदाधिकारी दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पुलिस हस्तक्षेप नियम 828 का ग, या जिसको हम लोग 828 का C बोलते हैं, के तहत कार्रवाई की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। तो पुलिस हस्तक्षेप नियम 828 के ग में जो उपलब्ध है उसके अंतर्गत वेतन वृद्धि का समापन ही पर्याप्त दंड के रूप में अगर प्रस्तावित है, ये लघु दंड है एक प्रकार का। तो अगर लघु दंड के अंतर्गत अगर वेतन वृद्धि का समापन ही पर्याप्त दंड है, यह दंड कार्रवाई के रूप में औपचारिक जांच के बिना ही दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज़ में अगर आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो बिना जांच के ही आपका वेतन वृद्धि का समापन या इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। यही कहा गया 828 के ग में। किंतु उस व्यक्ति के विरुद्ध हर एक आरोप के संबंध में उसका उत्तर और उस उत्तर में हर एक आरोप के संबंध में एक एक कर दंड देने के अधिकारी का मंतव्य साफ साफ बतलाए जाएंगे। और ऐसा अधिकारी निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो, जो अधीक्षक प्रतिनियुक्त कर सकता है, जिसके समक्ष आरोप प्रतिरक्षा कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई अपराध कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए घूस ले लेते हैं, या कोई और तरह का आप किसी चीज़ में दोषी पाए जाते हैं, तो होता क्या है कि आपका बिना विभागीय जांच के, बिना कार्यवाही के रूप में, बिना विभागीय जांच के आपको क्या किया जाता है, वेतन अगर लगता है कि 828 के अंदर वेतन वृद्धि का समापन नहीं पर्याप्त दंड है, तो वेतन वृद्धि का समापन आपको दिया जाएगा। लेकिन एक बात हमें इसमें ध्यान रखा रहता है कि जो आरोप आपसे लगे गए, हर एक आरोप पे एक अलग अलग मंतव्य स्थापित किया जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है, जो कि निरीक्षक के पंक्ति के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। यही कहा गया है इसमें 828 के C में। अगला है आपका कि अगला जो प्रश्न है वो है कि विभागीय कार्रवाई में मेमोरियल कब दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मेमोरियल क्या होता है। जब किसी अधिकारी को, मान लीजिए पुलिस हस्तक्षेप नियम 853 में मेमोरियल की बात की गई है, ये याद रखिएगा जरूर कि पुलिस हस्तक्षेप नियम 853 के अनुसार जब किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है, या सेवा से हटाया जाता है, या पंक्तिच्युति की जाती है, तो इनके आदेश के विरुद्ध अगर हम अपील करेंगे, मान लीजिए आपको बर्खास्त कर दिया गया है, तो आप ऐसे थोड़े नौकरी छोड़ दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, अपील कीजिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड अपील। क्या बोलते हैं, सेकेंड अपील को ही मेमोरियल या अभ्यावेदन कहा जाता है। मेमोरियल या अभ्यावेदन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुलिस निरीक्षक में इंस्पेक्टर एवं पुअनी मतलब SI अंतिम आदेश प्राप्ति की तिथि से, मान लीजिए जिस दिन आपको बर्खास्त किया गया उस दिन से 6 माह के
भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मेमोरियल उचित माध्यम से सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे। याद रखिएगा, कहाँ भेजेंगे हम लोग? तो सरकार के पास भेजेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, मेमोरियल क्या होता है कि समझिए, पुलिस हस्तक नियम 853 में कहा गया है कि जब आपको बर्खास्त कर दिया जाए या सेवा से हटा दिया जाए या पंक्तिच्युति कर दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, इन आदेशों के विरुद्ध आप एक अपील करेंगे, जिसी को हम लोग मेमोरियल या अभियावेदन कहते हैं। अगर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं या सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, मतलब कि इंस्पेक्टर या दरोगा हैं, तो वो क्या करेंगे, अंतिम आदेश जिस दिन से आपको बर्खास्त किया गया है उस दिन से 6 माह के भीतर आपको मेमोरियल उचित माध्यम से, मतलब एक माध्यम जाएगा, जैसे पहले एसपी, फिर एसएसपी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, आईजी, इस तरह के सरकार के पास जाएगा, डीजीपी, इस तरह से सरकार के पास जाएगा। लेकिन अगर सहायक अवर निरीक्षक मतलब एएसआई या उससे नीचे के पंक्ति के कोई अगर कर्मचारी हैं, तो वो उन कर्मियों को अभ्यावेदन केवल पुलिस महानिदेशक अर्थात डीआईजी तक ही वो विचार करेंगे। डीआईजी अभी अगर उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो या बर्खास्त हो जाएंगे या सेवा से हट जाएंगे या पंक्तिच्युति हो जाएगी। लेकिन आप डीआईजी से भी ऊपर सरकार तक जाते हैं, लेकिन आप भी उचित माध्यम से ही जाइएगा। तो यही है मेमोरियल, जो कि मोस्ट VVI है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। हमारा अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, दलेल और फटिग में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो ये दोनों एक प्रकार के क्या है, तो छोटी सज़ा है, मतलब लघु दंड है, लघु दंड है दलेल और फटिग, दलेल और फटिग। तो याद रखिएगा, मैंने पहले ही कहा था, दलेल हमेशा सिपाही को ही दिया जाता है, लेकिन फटिग सिपाही एवं हवलदार, सिपाही एवं हवलदार दोनों को दिया जाता है। दलेल जो होता है वो एक दिन में अधिकतम आपको 2 घंटे ही देगा। मान लीजिए आज आपको दलेल देना है तो आपको अधिकतम 2 घंटे दिया जा सकता है, लेकिन एक साथ 1 घंटा से अधिक नहीं। मतलब आज मान लीजिए भर दिन में 1 घंटा अभी कराए, 1 घंटा शाम में करा लेगा, लेकिन एक साथ 2 घंटा नहीं कराया जाता है दलेल, क्योंकि दलेल एक प्रकार का मतलब फुल वर्दी में होती है, तो शारीरिक दंड है इसीलिए। लेकिन जो फटिग होती है वो एक साथ 2 घंटा से अधिक लिया सकता है, मतलब घास वगैरह कटा सकता है, नाली खुदवा सकता है, इस तरह की चीज़ें आपसे करवा सकती है। फिर कहा गया है, पुलिस हस्तक नियम ये 824 के झ में है, याद रखिएगा 824 के झ में है, और ये 824 के या में है फटिग ड्यूटी। उसके बाद यह 1 सप्ताह से अधिक नहीं दिया सकता है, मतलब आपको 1 सप्ताह मतलब 7 दिन तक आपको ये दलेल दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं दे सकता। लेकिन यह 2 सप्ताह से अधिक नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। याद रखिएगा, दलेल जो होता है ये पूरे वर्दी में होता है, इसीलिए काफ़ी टफ होता है, मतलब हथियार के साथ आपको ड्रिल वगैरह करना पड़ता है। और जैसे आप लोग मस्केटरी करते हैं, एक प्रकार का समझिए वो दलेल ही है। और यह पीटी ड्रेस में होता है, पीटी ड्रेस में होता है। ये किसी के निरीक्षण या पर्यवेक्षण में होता है। देखते होंगे आप लोग मस्केटरी करते हैं तो आपके लिए कोई निरीक्षण या पर्यवेक्षण होते हैं जो आपको कहते हैं इस तरह से कीजिए, लेकिन यह किसी निरीक्षण के बिना होता है। मतलब आप कहाँ घास काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं रहता। और इसमें 2 बातें मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो बेसिक सा अंतर क्या है समझिएगा, ये सिपाही को, दलेल सिपाही को दिया जाता है, लेकिन फटिग सिपाही हवलदार दोनों को दिया जाता है। दलेल एक दिन में अधिकतम 2 घंटा से अधिक नहीं दिया सकता, और एक साथ लगातार 1 घंटा से अधिक नहीं दिया सकता। यह 828 के झ में है, यह 828 के या में है। यह एक साथ 2 घंटा से अधिक दिया सकता है, 1 सप्ताह में अधिक, 1 सप्ताह से अधिक नहीं दिया सकता, यह 2 सप्ताह अधिक नहीं दिया सकता। यह फुल वर्दी में होता है, यह पीटी ड्रेस में होता है। यह किसी के निरीक्षण या पर्यवेक्षण में होता है, यह किसी के निरीक्षण के बिना होता है। दलेल में पूरी वर्दी में आपसे ड्रिल वगैरह कराई जाती है, ड्यूटी कराई जाती है, गार्ड ड्यूटी वगैरह करवाई आपसे जा सकती है। लेकिन आपको जो फटिग ड्यूटी होती है, तो फटिग ड्यूटी में आपसे क्या होगा कि तंबू गड़वाएगा आपसे, तंबू गाड़ना, फिर आपको नाली खोदना, या फिर क्या कहते हैं, मतलब ये जो मैदान होता है आप लोग का, उस मैदान में जो कंकर ईंट पत्थर है इन सबको हटाना, बैरक वगैरह की सफाई करना, घास काटना इत्यादि कार्य कराई जा सकती है। तो आप वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसी तरह से हम लोग डिस्क्रिप्टिव वीडियो पढ़ेंगे। तो हम लोग कम से कम डिस्क्रिप्टिव वीडियो में कम से कम हम लोग
30 प्रश्न देखेंगे, जिनसे आपके पुलिस मैनुअल में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी 30 प्रश्नों से उम्मीद है आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।